या स्टूडेंट्स, मैं स्वाति कावरा वापस आपकी जर्नल एंट्री की क्लास को कंटिन्यू कर रही हूँ। आज हम कंपाउंड एंट्री क्या होती है वो सीखेंगे। अब तक जो हमने सीखी सिंपल एंट्री सीखी थी। सिंपल एंट्री में क्या था, केवल दो अकाउंट होते थे, एक अकाउंट को डेबिट करते थे, अदर अकाउंट को क्रेडिट करते थे, ओनली 2 अकाउंट नोटिस किए जाते थे। अब कंपाउंड एंट्री में क्या होगा, 2 से ज्यादा अकाउंट होंगे। तो हम एंट्री कैसे बनाएंगे, हमने तो यही सीखा है कि एक अकाउंट 2 अकाउंट होते हैं, एक को डेबिट करते हैं, अनदर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और कंपाउंड एंट्री हैज मोर देन 2 अकाउंट्स, ठीक है, इन विच 2 अकाउंट्स आइदर डेबिटेड और क्रेडिटेड, ठीक है। तो हम कंपाउंड एंट्री सीखने जा रहे हैं जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट होंगे। उनमें से जो भी ज्यादा अकाउंट होंगे उनमें 2 या तो डेबिट होंगे, 2 अकाउंट या फिर क्रेडिट होंगे। अब वो कैसे होगी कंपाउंड एंट्री, ये समझते हैं। जैसे हम ट्रांजेक्शन लेते हैं उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 1 है, अमित स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 कैश। अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 रुपीज कैश लेके आया और 2 लाख रुपीज का चेक लेके आया। 2 आइटम लेके आया वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना। तो ये कैपिटल हो गई, ये तो हमको पता है, ये एंट्री तो हमको पता ही है। अच्छा, इस सिचुएशन में हमने जो अब तक सीखा उसके हिसाब से हम 2 एंट्री बनाते हैं जनरली। क्या एंट्री बनाते हैं, ओनर पैसे लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है, तो फर्स्ट एंट्री तो होती है कैश अकाउंट डेबिट, और क्योंकि ओनर ला रहा है तो वो क्या कहलाती है, कैपिटल। तो ये होता है 2 कैपिटल अकाउंट। ये आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री बनती है, ये 50,000 रुपीज की है ना। अच्छा, और क्या लेके आ रहा है, ओनर चेक भी लेके आया भाई। तो सेकंड एंट्री क्या होगी, ओनर चेक लेके आया तो उससे आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, आपका बैंक रिसीवर हो जाएगा, हम इसको डेबिट कर देंगे। और क्योंकि ओनर लेके आया तो ये क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। ये 2 लाख रुपीज लाया है, उसकी एंट्री हो गई। इस केस में हमने इस फर्स्ट ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री की, 50,000 रुपीज कैश लाने की और 2 लाख रुपीज चेक लाने की। अब हम कॉन्ट्रा एंट्री बनाना सीख रहे हैं। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होगा, ये तो सिंपल एंट्री है, फर्स्ट वाली भी सिंपल एंट्री है, सेकंड वाली भी सिंपल एंट्री। अब हम इसको कंबाइंड कर रहे हैं और वो कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। अच्छा, कॉन्ट्रा एंट्री बनाने के लिए ये ध्यान रखना होगा आपको कि एक सिमिलर अकाउंट होना चाहिए। दोनों एंट्री में सिमिलर अकाउंट होना चाहिए। जैसे इस एंट्री में एक सिमिलर अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, और इसमें भी क्या है, कैपिटल अकाउंट है, दोनों सिमिलर है। फर्स्ट सिमिलर होना चाहिए और सेम साइड में होना चाहिए, यानी वो सिमिलर अकाउंट या तो दोनों ही, वो सिमिलर अकाउंट दोनों एंट्री में डेबिट ही होने चाहिए, या वो दोनों अकाउंट दोनों जो है एंट्री में क्रेडिट ही होनी चाहिए। यहाँ कैपिटल अकाउंट सिमिलर है, इसमें भी आ रहा है, फर्स्ट एंट्री में इसमें भी आ रहा है, सिमिलर है और दोनों सेम साइड में है, दोनों एंट्री में। इसमें भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और इसमें भी कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो इस केस में हम इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बना सकते हैं। कैसे बनेगी जो समझना, कैश अकाउंट। अब इस पूरे मैटर को हम रिपीट कर रहे हैं बट इसको एक साथ कंबाइन लिख रहे हैं ना। कैश अकाउंट डेबिट किया तो हम कंपाउंड एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने रुपीस था, 50,000, ठीक है। ये एंट्री को ऐसे कैसे लिख रही हूं मैं, 2 कैपिटल अकाउंट। ये तो फर्स्ट एंट्री हुई 50,000। अब सेकंड एंट्री को मैं इसमें कंपाउंड कर रही हूं, है ना, मिला दो। सेकंड एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो लिख दूं यहीं पे, इसी में मिक्स कर रही हूं मैं। ये डेबिट के साथ बैंक अकाउंट को भी डेबिट लिख रही हूं। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो इसी में 2 कैपिटल, क्या मैं एक बार और लिखूं, 2 कैपिटल ऑलरेडी लिखा हुआ है 50,000। अच्छा, अगर तुम्हारे हिसाब से मैं यहाँ 2 कैपिटल और लिखूं, 2 लाख, तो 2 बार क्यों लिखे, हम दोनों का टोटल अमाउंट कर देंगे। 50,000 तो ये पहले वाला और 2 लाख 2 कैपिटल बाद में हुआ, तो दोनों को टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे 2,50,000। ये बन गई आपकी कंपाउंड एंट्री। हमने 2 एंट्री का कंबाइंड किया है। और ये कंबाइंड कब होगी ये भी ध्यान रखना। नंबर 1, दोनों में अकाउंट सेम कॉमन अकाउंट होना चाहिए, ठीक, और सेम साइड में होना चाहिए। तो ये आपकी कंपाउंड एंट्री बन गई। ये आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है। ऐसे अब अगला ट्रांजेक्शन और ट्राई करते हैं। सैलरी पेड ₹40,000 एंड रेंट पेड ₹50,000। हमने जो सीखी थी उसके हिसाब से 2 एंट्री बनती है। सैलरी पेड क्या एंट्री होती है, सैलरी अकाउंट तो होता है डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। रेंट पे किया तो रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां भी हो रहा है, 2 क्रेडिट में सेम अमाउंट है और सेम साइड में है, क्रेडिट साइड में ही है।
ठीक है, तो हम ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। अब इनको कंबाइंड करें, जैसे सैलरी आपकी 40,000, रेंट है आपका 50,000, कंबाइंड करने जा रही हूँ। पहले डेबिट डेबिट वाला आइटम दोनों को मिक्स करके लिख देती हूँ। आपकी सैलरी डेबिट हो जाएगी, आपका रेंट भी डेबिट हो जाएगा, और दोनों एंट्री में 2 कैश, ये सैलरी डेबिट कर दिया, रेंट डेबिट कर दिया, इसमें भी 2 कैश और इसमें भी 2 कैश हो रहा, तो एक बार ही लिख दो और दोनों का टोटल कर दो 90,000। अच्छा, ये तो क्या था हमने जो सीखा, ये आपका कॉमन क्रेडिट साइड में था। एक एंट्री में अपने मन से एक बता रही हूं जिसमें डेबिट साइड में कॉमन हो, जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम और कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, 2 एंट्री है जिनको मैं कंपाउंड करके बता रही हूं। अच्छा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, इसमें क्या एंट्री होगी, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू राम्स अकाउंट। ऐसे ही है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। क्या इसमें कुछ कॉमन है? यस, कैश अकाउंट कॉमन है। क्या वो सेम साइड में है? बिल्कुल, इधर भी डेबिट साइड में है कैश अकाउंट और इधर भी डेबिट साइड में है, तो हम इसकी कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं दोनों को कंबाइन करके। चलो कंबाइन करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट एक बार ही लिख देते हैं और दोनों का टोटल करके लिख देते हैं। 2,000 ये और 7,000 ये टोटल हो गया 9,000। डेबिट डेबिट दोनों का ओवर हो चुका है। अब आ जाओ क्रेडिट में, एक तो 2 राम किया फर्स्ट एंट्री में, तो लिख दो 2 राम्स अकाउंट 2,000, और एक 2 मोहन्स अकाउंट लिखा है तो लिख दो 2 मोहन्स अकाउंट 7,000। ऐसे करके आपकी कंपाउंड एंट्री बन जाएगी। कंपाउंड एंट्री का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। ये जो सिंपल एंट्री थी इसमें ओनली 2 अकाउंट होते थे, एक अकाउंट डेबिट होता था, अदर अकाउंट क्रेडिट होता था। लेकिन कंपाउंड एंट्री में 2 से ज्यादा अकाउंट है, देख लो, एक तो कैश अकाउंट, एक राम अकाउंट, एक मोहन अकाउंट, 2 से ज्यादा अकाउंट है। इसमें या तो ये होगा कि 2 अकाउंट, एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होगा या फिर एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होगा, या दोनों भी हो सकता है, एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट भी हो सकता है। इस तरह से ये कंपाउंड एंट्री बनेगी। इसकी प्रैक्टिस के लिए हम 1-2 और एग्जाम्पल हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं, हमारे यूज भी आएंगे, तो उनसे हमारा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 3, फर्नीचर ऑफ ₹80,000 सोल्ड फॉर ₹75,000। हमने 80,000 रुपीज का फर्नीचर 75,000 रुपीज में सेल किया। आपके अकाउंट पे इफेक्ट देखते हैं, कौन से अकाउंट है जिसपे इफेक्ट पड़ेगा। एक तो कैश आ रहा है क्योंकि हमने फर्नीचर सेल किया, कैश आ रहा है, एक तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा कैश अकाउंट। कितना कैश आ रहा है? 80,000 का फर्नीचर 75 में सेल किया तो कैश आ रहा है कितने रुपीज आपका? 75,000। एक तो कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 2, फर्नीचर सेल किया तो फर्नीचर जा रहा है। ये एंट्रीज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। फर्नीचर रियल अकाउंट है और ये जाता है तो क्रेडिट करते हैं, तो फर्नीचर जा रहा है तो हम फर्नीचर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितने रुपीज का था फर्नीचर? तो 80,000 का था। तो उस हिसाब से लॉजिकली देखें तो आपने जो एंट्री बोली है कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये एंट्री बनती है क्योंकि हमने 80,000 का फर्नीचर 75 में सेल किया तो कैश आ रहा है इसलिए डेबिट किया, बट 75 भी आ रहे हैं, ठीक है। और फर्नीचर जा रहा है, क्रेडिट वॉट गोज आउट, तो फर्नीचर जा रहा है बट वो तो 80 का था तो हम 80 से लिखेंगे। क्या ये एंट्री कंप्लीट हो गई है? नो। हमारा जो रूल है, हमारा सिस्टम जर्नल का ये कहता है कि जितनी अमाउंट डेबिट होती है सेम अमाउंट क्या होनी चाहिए? क्रेडिट होनी चाहिए, बट यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है 75 से और फर्नीचर को क्रेडिट किया 80 से। हमारी जर्नल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है वो निकालते हैं। हमने 80 का फर्नीचर 75 में सेल किया तो हमारी फर्म को क्या, हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। आई बात समझ में? लॉस हो रहा है तो इसको भी हमें शो करना पड़ेगा। और लॉस नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इस एंट्री में ये मैटर और डालना है आपको। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 5,000 को इसमें डालना है, कंपाउंड हो जाएगी ये एंट्री। अच्छा, लॉस है तो डेबिट करना है, तो इसका मतलब डेबिट, कैश अकाउंट तो डेबिट हुआ ही है, एक अकाउंट और डेबिट होगा आपका, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट होगा 5,000 से।
ये एंट्री बनेगी आपकी। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट 75,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू फर्नीचर 80,000, कंपाउंड एंट्री बन गई अपने आप ही। एक और ट्रांजेक्शन है जिससे और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मशीनरी ऑफ ₹35,000 सोल्ड फॉर ₹42,000। हमने 35,000 की मशीनरी 42,000 में सेल की है। अकाउंट देखते हैं कौन से हैं जिसपे इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 1, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट पे तो इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। कितना कैश आ रहा है? 35 की मशीन को 42 में सेल किया तो रुपीस कितने आ रहे हैं? 42,000। कैश अकाउंट डेबिट 42,000 होगा। ठीक है, अच्छा मशीनरी जा रही है, रियल अकाउंट है, मशीनरी जा रही तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितने की मशीनरी थी? 35 की, तो ये 35 ही लिखेंगे। ये दो अकाउंट तो हमको साफ दिख रहे थे, कैश आ रहा है, मशीनरी जा रही है, बट कैश 42 आ रहा है, मशीनरी 35 की जा रही है। क्या एंट्री कंप्लीट? नो, डिफरेंस आ रहा है जर्नल एंट्री में, इक्वल नहीं है दोनों साइड। वजह है कि हमने 35 की मशीन को 42 में सेल किया है, तो नेचुरल है ये जो 7,000 रुपीज ज्यादा है, दैट इज द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, उसको भी हमको इसमें शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 7,000 का जो डिफरेंस है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी वो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं, तो हम इसी एंट्री में कंपाउंड बना रहे हैं इसको, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 7,000, ये आपकी एंट्री बनेगी। इस तरह से ये आपके कंपाउंड एंट्री का बेसिक आपको क्लियर हो गया है। अब कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में भी जान लेते हैं, कौन सी और कुछ बची हुई है, तो वो है नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मीनिंग समझ लिया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, अब एंट्री करना है ना। ऐसे ही प्रीपेड, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, इन सब का मीनिंग तो हमको पता है, इनकी एंट्री समझनी है, तो एक एक करके हम इनकी एंट्री बनाते हैं। ये एडजस्टमेंट एंट्रीज होगी। हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, जो ड्यू हो गए हैं लेकिन पे नहीं किए हैं। अच्छा ये बता दो ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लाइबिलिटी होते हैं क्योंकि ये ड्यू हो गए बट पे नहीं किए। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो क्या मीनिंग होता है इनका? जो हमने ड्यू नहीं हुए लेकिन एडवांस में पे कर दी है, एसेट्स होती है। एक्रूड इनकम, जो अर्न हो गई लेकिन अभी रिसीव नहीं की है। ठीक है, अर्नड बट नॉट रिसीव, दैट इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, जो हमने अर्न नहीं की है लेकिन एडवांस में रिसीव कर ली है, वो तो ये लाइबिलिटी होती है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी होती है, ये दोनों एसेट्स होती है, ये लाइबिलिटी होती है, इनका हमको पहले से पता है। चलो अब इनसे रिलेटेड एंट्री करने चलते हैं अपनी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो गए लेकिन पे नहीं किए, जैसे रेंट हो गया ना, तो उसकी क्या एंट्री बनेगी? रेंट इस साल ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया, बट है तो इसी ईयर का ना, इसी ईयर का एक्सपेंडिचर है, तो डेबिट भी कब होना चाहिए? भले ही आपने पे नहीं किया लेकिन वो इस ईयर का है, तो उसको पे भी कभी करना है, इसी ईयर पे करना है, इसीलिए वो इसी ईयर डेबिट होना चाहिए। मान लो रेंट है तो रेंट आपका इसी ईयर क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि इसी ईयर का है, आउटस्टैंडिंग रेंट है ना। तो क्रेडिट किसको करेंगे? क्योंकि रेंट इस ईयर का है इसीलिए इसी ईयर डेबिट होना चाहिए, भले ही पेमेंट नहीं किया इसलिए हमने डेबिट कर दिया। तो क्रेडिट किसको करेंगे? ये आउटस्टैंडिंग रेंट को, क्योंकि लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? हमेशा क्रेडिट। तो 2 यहां लिख देंगे हम, आउटस्टैंडिंग रेंट। ये हो गई आपकी आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एंट्री लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। सेकंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच आर नॉट ड्यू बट ऑलरेडी पेड, जो ड्यू नहीं हुए लेकिन हमने उनको पहले से क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया है। जैसे इंटरेस्ट ना, इंटरेस्ट जो ड्यू नहीं हुआ लेकिन हमने पहले से पेमेंट कर दिया। फर्स्ट, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स है और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट होता है, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, जब हमने इसका पेमेंट कर दिया, क्योंकि हमने इसी साल, क्या इस ईयर का एक्सपेंडिचर है? नो, हमने ऑलरेडी पे कर दिया, एडवांस पे कर दिया। मान लो नेक्स्ट ईयर का है, हमने अभी पे कर दिया। अच्छा, अभी पे किया होगा तो हमने इंटरेस्ट पे करते इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा। जिस टाइम पेमेंट किया हमने क्या एंट्री की होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमने पेमेंट के टाइम इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर दिया था, बट क्योंकि वो इस ईयर का इंटरेस्ट नहीं है तो डेबिट नहीं करना चाहिए था। तो जिस इंटरेस्ट को हमको डेबिट नहीं करना चाहिए था और हमने कर दिया पेमेंट के टाइम, तो हम उसको रिवर्स इफेक्ट की वजह से उस इंटरेस्ट को वापस क्या कर देंगे?
क्रेडिट कर देंगे। मतलब जो भी इनकम हुई हम इसको इनकम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। चलो इसको तो क्रेडिट कर देंगे, डेबिट किसको करें, डेबिट इसी को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, क्योंकि ये एसेट्स है और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ये एंट्री बन जाएगी आपके प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट या प्रीपेड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। नाउ द थर्ड ट्रांजेक्शन, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वो इनकम जो हमने इस ईयर अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं की। अच्छा, भले ही रिसीव नहीं की लेकिन है तो इसी ईयर, क्योंकि हमने काम तो कर लिया ना, तो ये इनकम इसी ईयर की है, तो इसी ईयर क्या होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए। क्योंकि यह इनकम इस ईयर की है तो इसी ईयर क्या होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए। तो इस इनकम को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। मान लो कमीशन है जो है, तो हमने काम तो कर लिया, हमारा कमीशन ड्यू हो गया लेकिन इस ईयर रिसीव नहीं किया। अच्छा, हमारा कमीशन ड्यू हो गया, दैट मीन्स वो इस ईयर की इनकम है और इस ईयर की इनकम है तो हम इस इनकम को इसी ईयर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो फिर डेबिट किसको करेंगे, डेबिट एक्रूड इनकम को, क्योंकि ये एसेट्स है और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो ये एक्रूड कमीशन तो हो जाएगा आपका डेबिट और टू कमीशन अकाउंट ये हो गया आपका, ये एंट्री बन गई एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ये एक्रूड इनकम की एंट्री हो गई। नेक्स्ट, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मीनिंग क्या होता है, इनकम विच इज नॉट अर्न, जिसको अर्न नहीं किया बट रिसीव्ड इन एडवांस, लेकिन हमने उसको एडवांस में रिसीव कर लिया। एक्चुअल में लाइबिलिटी होती है, अनअर्न्ड इनकम क्या होती है आपकी, लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हमने अर्न ही नहीं किए, पहले पैसे एडवांस में ले लिए। अच्छा, जब हमने पैसे लिए होंगे, जैसे हमने पैसे लिए होंगे, कोई भी इनकम है तो ली होगी, तो हमने उस इनकम को क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। पहले से एडवांस में पैसे ले लिए तो हमने इनकम को पहले से क्रेडिट कर दिया। क्या वो इस ईयर की इनकम है, हमने काम तो किया ही नहीं, तो वो इनकम इस ईयर की नहीं है। लेकिन जब पैसे आए, जब हमने पहले से एडवांस ले लिया तो हमने इनकम को क्रेडिट कर दिया, जबकि वो इस ईयर की इनकम नहीं है। इसीलिए जिस इनकम को हमने पहले क्रेडिट किया था हम उसको अगेन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नंबर 1 इनकम तो हो जाएगी आपकी डेबिट, तो फिर क्रेडिट क्या होगा, ये अनअर्न्ड इनकम, क्योंकि ये लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए ये आपकी अनअर्न्ड इनकम आपकी क्रेडिट हो जाएगी। इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। ऐसे करके ये जो 4 एडजस्टमेंट्स है उनमें बस इनमें मेन क्या ध्यान रखना है, इन चारों की एंट्री में क्या ध्यान रखना है, क्योंकि लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेंगे इसकी एंट्री में। फिर डेबिट किसको करना है वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ये एसेट्स है, इनका डेबिट बैलेंस होता है, तो इसकी एंट्री में प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा वो आपको पता है। एक्रूड इनकम, क्योंकि ये एसेट्स है तो इसको हम डेबिट करेंगे, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। और अनअर्न्ड इनकम क्योंकि लाइबिलिटी है तो अनअर्न्ड इनकम इस वर्ड को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा, और अदर अकाउंट कौन सा होगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। ऐसे करके 4 एडजस्टमेंट हमारी एंट्रीज हो चुकी है। नाउ द एंट्री नंबर 5, एक्सपेंसेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। हमने 5 लाख की मशीनरी परचेज की। क्या एंट्री समझी थी हमने, 5 लाख रुपीज की मशीनरी परचेज की, तो एंट्री होती थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री होती थी। ये हमारी मशीनरी परचेज करने की एंट्री बनती थी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मशीनरी परचेज की, मान लो दिल्ली से मंगवाई, अब ना दिल्ली से मशीनरी आ रही है अपने यहाँ तक आई, उसको वहां से यहाँ आने में 25,000 रुपीज उसका फ्रेट लग गया। ठीक है, फिर उस मशीनरी को यहाँ इंस्टॉल किया, प्रॉपर तरीके से पूरा सेटअप किया, 25,000 रुपीज वो लग गए। 5 लाख में तो मशीनरी परचेज की और हमने एंट्री कर दी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5 लाख, 25,000 वहां से यहाँ लाने का फ्रेट लग गया, 25,000 उसको इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस लग गया। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी मशीन कितने की पड़ी, तो आप क्या बोलोगे, हमारी मशीन 5,50,000 की पड़ी है।
आप 5 लाख नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, हमारी मशीन, क्योंकि 25,000 वहाँ का फ्रेट लग गया, 25,000 इंस्टॉल करने में लग गया, तो ओवरऑल हमारी मशीन 550 की पड़ी है। तो जो ये आप मशीनरी परचेज करने में ये जो फ्रेट लगता है और ये इंस्टॉलेशन चार्जेस लगते हैं, ये मशीनरी की कॉस्ट मानी जाती है। आप इसकी अलग से एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि नॉर्मली हम क्या एंट्री करते हैं, फ्रेट पे करने की एंट्री होती है, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, नॉर्मली हम ये एंट्री करते हैं। बट इस केस में ना फ्रेट अकाउंट डेबिट होगा, ना इंस्टॉलेशन चार्जेज अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ आपके 25 + 25 ये 55,000 रुपीज किसकी कॉस्ट माने जाएंगे, मशीनरी की। तो यहाँ 25 + 25 50,000 से भी सेम एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी आपकी टोटल ओवरऑल ये एंट्री जो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर सेकेंड एंट्री भी ये करें, या तो अलग अलग होगी, डेट अलग अलग हुई, तो ये जो फ्रेट और इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस है उसमें भी, क्योंकि ये मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं, तो 50,000 से ये ही एंट्री होगी। और अगर सेम डेट को हो रहा है सब कुछ मैटर, तो आप पूरी कंपाउंड एक ही एंट्री कर दो ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सेम एंट्री 2 बार क्यों करो, 5,50,000 से ओवरऑल एंट्री हो जाएगी। मैंने ये एक्सप्लेन इसलिए किया है ये मैटर कि ये 50,000 हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या एंट्री करें, क्योंकि फ्रेट है तो हमने नॉर्मली ये सीखा है कि एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री बनती है। इस केस में ऐसा नहीं होगा। सेकंड मैटर, ऐसा ही मशीनरी, जैसे हमने सेकंड हैंड मशीनरी परचेज की, 3 लाख की मशीनरी परचेज की, 70,000 रुपीज उस पर थोड़ा बहुत और उसको एक वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए लग गया, तो मशीन कितने की पड़ी, 3 लाख की मशीन परचेज की। नॉर्मली एंट्री आप करते हो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वही होती है। अच्छा, 70,000 उसको वर्किंग कंडीशन में लाने में लग गया, सेकंड हैंड खरीदी तो 70,000 रुपीज और लग गए, तो वो 70,000 रुपीज भी आपकी मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड होंगे। दैट मीन्स आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री 3,70,000 से होगी, 3 लाख + 70,000। ओके, नेक्स्ट मैटर, लास्ट जो है रिन्यूअल और एक्सपेंशन ऑफ बिल्डिंग, इस मैटर को हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आपने बिल्डिंग परचेज की, एंट्री क्या करते हो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, यही करते हो। बिल्डिंग परचेज करी, हम नॉर्मल ये एंट्री करते हैं, लेकिन हमारी जो बिल्डिंग है उसमें एक्सपांशन किया, जैसे एक फ्लोर पे थोड़ा सा एक रूम और बनवा लिया, कुछ एक्सपांशन किया, तो एक्सपांशन में जो भी खर्चा हुआ वो आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट में इंक्लूड होगा, यानी एक्सपांशन के जो एक्सपेंसेस है उसकी भी ये एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश मशीन। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे बिल्डिंग परचेज करते हो तब तो आप एंट्री करते हो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बाय द वे, बिल्डिंग आपने घर कंस्ट्रक्शन करवाया हो तो उस पर मटेरियल लगाया, उस पर वेजेस लगाई, अदर एक्सपेंडिचर किए उस पर, तो वो एक्सपेंडिचर आपने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे खर्चा किया है, तो वो जो एक्सपेंडिचर हुए, चाहे मटेरियल हो, चाहे वेजेस हो, चाहे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में अदर जो भी एक्सपेंसेस हुए हो, उनकी भी एंट्री यही होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, नॉर्मली लेबर की या वेजेस की हम क्या एंट्री करते हैं, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने वर्कर को वेजेस पे की, नॉर्मली हम एंट्री करते हैं वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बट हम अगर बिल्डिंग बनाने में वेजेस पे कर रहे हैं, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में वेजेस पे कर रहे हैं, तो बिल्डिंग में जो भी मटेरियल लगा, बिल्डिंग में जो भी वेजेस लगी, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जो भी अदर एक्सपेंडिचर हुए हैं, उन सब की कंबाइंड क्या एंट्री होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो ये एडजस्टमेंट एंट्रीज आपके बहुत यूज आएगी, इनको कंसिडर करना एंट्रीज में। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं थोड़े ब्रेक में।